अबे कैसी ब्लड लाइन की स्टोरी है ये। एक पन्ना समझो तो अगले पन्ने पे कुछ और ही कहानी निकल के आ जाती है। और अब ये पता चला कि सब कुछ काम हो रहा है रोमन रेंस के कहने पे। ब्लड लाइन में कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जो प्रीमियम लाइव इवेंट है उसके बारे में, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट शो था। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो करते हैं निक ऑल्डिस, और वो सबको इंट्रोड्यूस मतलब सबको जो है वेलकम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई कोडी रोड्स का भी वेलकम करते हैं। कोडी रोड्स का मस्त थीम सॉन्ग प्ले हुआ। कोडी रोड्स उसके बाद रिंग में एंटर करते हैं और वो कहते हैं सबसे पहले तो भाई तुम्हें बधाइयां जो तुम बैकलैश में अपना सक्सेसफुली चैंपियनशिप डिफेंड करके आ चुके हो। लेकिन अब अगले शो पर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और अब बारी आ गई है तुम्हारे नेक्स्ट चैलेंजर को डिटरमाइन करने की, जो कि मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूं। तो निक ऑल्डिस ने बता दिया भाई अब जो बंदा आगे निकल के आने वाला है वो कोडी रोड्स का ओपोनेंट होगा एट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। अब जितने टाइम में निक ऑल्डिस ने ये बोला और जब तक एंट्रेंस नहीं हुई उस चैलेंजर की, मैं सोच रहा था कि कौन सा नाम हो सकता है, क्या कोई रिटर्न होने वाला है, क्या कोई सरप्राइज होने वाला है। और जो बातें मैं इतने टाइम से बोल रहा था वो खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रूव करके दिखा दी। लोगन पॉल का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लोगन पॉल कौन बंदा है? जो कि यूएस चैंपियन है। अब यहाँ पे चलो पहले इस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर मैं अच्छे से आऊंगा। तो लोगन पॉल रिंग में एंट्री मारते हैं तो कोडी रोड्स कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई तुम्हें मुझे पता ही है तुम किस बारे में बात करने वाले हो। लोगन पॉल कहते हैं एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के बारे में, जो कि शो का मेन इवेंट करने वाला है। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स और लोगन पॉल का मैच अभी मतलब अभी तक तो अनाउंस भी कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, ग्राफिक वगैरह सब कुछ आ गया इसका। तो ये मैच बना रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया में होगा। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि देखो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई तू भले ही चैंपियन होगा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, लेकिन अभी जो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है वो मैं हूं। मैं ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन हूं, मैं सुपरस्टार हूं। वैसे कोडी तू भी सुपरस्टार है, लेकिन जरा याद करते हैं कि जब रॉयल रंबल हुई थी, तू रॉयल रंबल जीता था, तो वहां से कौन सा वो मूवमेंट है जो सबको याद रहा था? वो मूवमेंट था जो मेरा रिकोशे के साथ क्रैश था, वो एक वायरल मूवमेंट था। अब चल ठीक है रेसलमेनिया की बात कर लेते हैं। अब रेसलमेनिया में तू जीता है, लेकिन लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोग बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में, जो उसने इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल, जो आपको पता ही कितना स्पीड की जो क्लिप है वो वायरल हुई थी। प्राइम ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं। तेरे बारे में बात हो कहां रही है? तो लोगन पॉल इस तरीके से कोडी रोड्स को जो है नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि 3 साल पहले हम दोनों ने रेसलमेनिया में डेब्यू किया था और तब से तू मेरा करियर देख ले कहां पर है, और तू जरा अपने आप को कंपेयर कर ले। वैसे ये कंपैरिजन लोगन पॉल को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि बंदा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तो फिर कुछ कह नहीं सकते उसको। लेकिन लोगन पॉल का करियर भी आपको पता है कितना अच्छा चला तब से। उसके बाद कोडी रोड्स कहते देख यार लोगन पॉल तूने मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोल दी, मैं ना तुझे आउटसाइडर बोलूंगा, मैं ना तुझे कोई यूट्यूबर बोलूंगा, मैं ना तुझे कोई पॉडकास्टर बोलूंगा। वो इस तरीके से एडमिट करते हैं कि लोगन पॉल किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पूरा घुस चुका है, तो हम उसको बाकी किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एंड देन कोडी रोड्स बोलते हैं क्या तू बिना ब्रास नकल के जीत सकता है? क्या तूने अपने मैचेस जीते हैं ऐसे? एंड देन वो कहते हैं भाई तू जो भी बातें बोल रहा है हम सब कुछ देख लेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। और जब मैंने इस चीज को देखा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि क्या ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है या फिर ये विनर टेक ऑल वाला मैच है, दोनों ही है। क्योंकि स्पेसिफिक मतलब बोला तो सही ऐसा कि लोगन पॉल कहते हैं मैं तेरी चैंपियनशिप लेके चले जाऊंगा, और साथ में कोडी रोड्स भी बोलते हैं मैं तुझे हरा दूंगा, बट ऐसा मुझे कहीं दिखा नहीं कि बिल्कुल ये खुले तौर पर बोल रहे हो। क्योंकि जब विनर टेक ऑल होता है तो इसको ऐसे छाती चौड़ी करके एडवर्टाइज करते हो, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हो सकता है ये विनर टेक ऑल हो जाए, लेकिन फिर ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि कोडी रोड्स ने ये भी बोला था कि मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी नहीं बनाऊं। तो इसका मतलब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको विनर टेक ऑल भी बनाने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब वो जीतेंगे तो उनके पास यूएस चैंपियनशिप भी आ जाएगी, इसका मतलब ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो जाएंगे। तो ऐसा करके इन्होंने हिंट तो किया। अब देखो जो मैं बात बोल रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रोड्स को चाहिए कि वो उनको किसी मेजर फ्यूड के अंदर डालें। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे ऑप्शंस ट्राई करे, ऐसा वो कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना चैंपियन वर्सेस चैंपियन ही इसको बना देते हैं। और ये आप सोचोगे भाई जो बंदा चैंपियन है उसको क्यों दोबारा मौका मिल रहा है? तो ये इसी वजह से मिल रहा है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है एक बड़े मैच को बुक करना। तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन भाई, चैंपियन कोई भी बंदे हैं वो अपने आप में ही एक बड़ा मैच फील होता है। तो यही मैं कह रहा था भाई ये इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। और उस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से बुक कर रही है, कोडी रोड्स को हमको दिखा रही है, वो क्लियरली पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि कोडी रोड्स के सामने कोई बड़ा और तगड़ा बंदा आए, या फिर एटलीस्ट स्टेक्स वहां पर हाई हो, ताकि उसके बारे में ज्यादा केयर करी जाए। तो ये बात होती है, ऐसा नहीं भाई कि तुम हमेशा अच्छे मैचेस डिलीवर कर दोगे। डेव मेल्जर ने बाय द वे इसको 5 स्टार मैच दिया था, एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का जो मैच हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की स्मैकडाउन में, और इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है नाओमी वर्सेस
वर्सेस नाया जैक्स के बीच में क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर था। नेओमी ने आज रिंग गियर पता नहीं ऐसा पहना था, बहुत सारे एडजस्टमेंट पूरे मैच में कर रही थी। एक बार टॉप रोप से नाया जैक्स को पटका था, पिन फॉल किया, लेकिन पिन होता नहीं है वहां पे। एंड देन अपना फिनिशर एनाइलेटर के साथ नाया जैक्स ये वाला मैच जो है जीत चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज से बैरन कॉर्बिन होते हैं और उनसे, क्योंकि वो मेन रोस्टर में आ चुके, तो उनसे पूछा जाता है तुम्हारे में क्या बदल चुका है, तो बोलते हैं वो हैप्पी सैड कॉर्बिन, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ, बहुत फ्रेश तरीके से मैं चीजों को शुरू कर रहा हूँ। और कार्मेलो हेज भी पीछे से ही आ जाते हैं, और क्योंकि इनका मैच होने वाला था शो पर, हालांकि बैरन कॉर्बिन ने जैसा बोला वैसा कुछ खास हो नहीं पाया उनके साथ। प्योर NXT वाइब्स आपको मिल जाएंगी इस मैच से। एक तो आज जो रिंग अनाउंसर है वो भी एलिसिया आ चुकी हैं, तो उनसे भी पूरी NXT वाली वाइब आ रही थी जब ये मैच चल रहा था। अब शुरू में बैरन कॉर्बिन ने डोमिनेट जरूर किया, लेकिन एक तरीके से कह सकता हूं विन को स्टील कर लिया कार्मेलो हेस ने, और फिलहाल तो बैरन कॉर्बिन के हाथ में हार ही लगी है, क्योंकि वाला मैच वो यहाँ पे जीत नहीं पाए और कार्मेलो हेस ने इस टूर्नामेंट में आगे एडवांस कर लिया है। इसके बाद हमको शो पर बैक स्टेज से रैंडी ऑर्टन देखते हो। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं यार देखो मैंने WWE करियर में बहुत सारी चीजें अचीव कर ली, लेकिन किंग ऑफ द रिंग ये चीज मैंने अभी तक अपने नाम नहीं करी, तो अब मेरा जो सारा फोकस है वो इसके ऊपर है। एंड साथ में वो टामा टोंगा की बात करते हैं, वो कहते हैं क्या तुमको लग रहा है मेरा ध्यान इसकी वजह से अब उस पर नहीं जाएगा, लेकिन मेरे फ्रेंड के ऊपर उसने अटैक किया, उसको साइडलाइन किया, तो टामा टोंगा जैसे ही तू मेरे सामने पड़ेगा ना मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा। तो ये रैंडी ऑर्टन ने पहले से जो वार्निंग है वो दे दी। इसके बाद शो पर अगला मैच था बियांका बिलेयर वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच में। ये भी इस टूर्नामेंट के अंदर एडवांस करने के लिए था, और डिस्ट्रैक्शन भली होती है लेकिन फिर भी बियांका बिलेयर ने एंड में अपना जो फिनिशर है KOD वो लगा दिया। और इससे पहले भी मैच होता है जो कि था पाइपर नेवन वर्सेस जेड कारगिल के बीच में। पाइपर नेवन ने शुरुआत में अपने आप को क्योंकि उनका साइज तगड़ा, तो जेड कारगिल को वैसे डोमिनेट कर रही थी, जो कि यूजुअली आपको किसी सुपरस्टार की तरफ से दिखेगा नहीं। आई थिंक पाइपर नेवन नाया जैक्स वो सुपरस्टार है जो ऐसा कर सकती है जेड कारगिल के साथ, बट एंड में जेड कारगिल ने अपना फिनिशर भी लगा दिया पाइपर नेवन को। वो जिस तरीके का उसको एग्जीक्यूट करना किसी भारी भरकम बंदी के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जेड कारगिल ने उसको बहुत आसान कर दिया और दोनों ने आगे जो अपने टूर्नामेंट है उसमें एडवांस कर लिया है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल आता है ब्लड लाइन की स्टोरी के लिए। टामा टोंगा लोआ या जो भी है यार, अभी कुछ नाम का कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। एंड देन वहां पे मतलब तीनों टामा टोंगा और उनके भैया और सोलो सिकोवा ये तीनों होते हैं। पॉल हेमन वहां पर आते हैं जो कि कुछ बात करना चाहते हैं सोलो सिकोवा के साथ, तो बात करने के लिए जो दोनों साथी हैं वो तो हट गए। अब सोलो सिकोवा पॉल हेमन के बीच बात हो रही है, तो पॉल हेमन कहते हैं यार भाई तू सारे डिसीजंस खुद से ले रहा है यार, देख थोड़ा देख समझ, मतलब वो बहुत हम्बल तरीके से बहुत पोलाइट वे में सोलो सिकोवा को चीजें समझाते हैं। लेकिन सोलो सिकोवा ने कुछ ऐसी बात बोली जिसकी वजह से पूरे आंख कान नाक सब कुछ खड़े हो गए पॉल हेमन के। सोलो सिकोवा कहते हैं कि क्या तू मेरी पॉकेट से मनी निकालना चाहता था, एक तरीके से कहते हैं तू मेरे पेट पे लात मारना चाहता है क्या, ऐसा सीधा सीधा वो बोलते हैं। पॉल हेमन के रिएक्शन काफी अजीबोगरीब बात है, भैया सोलो सिकोवा ये क्या बात बोल रहा है। एंड देन सोलो सिकोवा प्रोसीड करते हैं, कहते हैं मैंने देखा था कि पॉल हेमन तूने जे उसो को ऐसा लुक दिया, मेरे भाई को ऐसा लुक दिया कि जैसे कि तुझे हेल्प की जरूरत है, मतलब तू चाहता क्या है। सोलो सिकोवा बोलते हैं तूने रोमन रेंज से बात नहीं करी जब से वो रेसलमेनिया में हारा था। पॉल हेमन कहते हैं राइट। अब सोलो सिकोवा कहते हैं मैंने बात करी है, और जैसे ही ये पॉल हेमन ने सुना उनके रिएक्शन आप देखना भाई, वो साफ लग रहा था अरे ये क्या हो गया भाई, मेरा ट्राइबल चीफ, मैं उसका वाइस मैन, मैंने तो बात करी नहीं है, सोलो सिकोवा कैसे बात करके बैठा है। और सोलो सिकोवा ये कहते हैं कि मेरे को ऑर्डर्स मिले हैं ट्राइबल चीफ से, मैं फिलहाल इंचार्ज में हूं और मैं ट्राइबल चीफ, और फिलहाल तू मेरा वाइस मैन है। मतलब ये जो सारी चीजें सोलो सिकोवा कर रहे हैं वो रोमन रेंस यानी बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ, जो एक बहुत पॉपुलर फ्रेज, इसको ये मतलब जिस तरीके से बोलते फ्रेज करके वैसे ही करके उन्होंने बोला, और पॉल हेमन के तो होश उड़ गए, वो तो शॉक्ड है भाई ये क्या चल रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड देन वो हग भी करते हैं पॉल हेमन को और अपना वाइस मैन बताते हैं, बट ये बोलते बोलते उन्होंने एक छोटा सा लुक भी दिया अपने पीछे जो दोनों भाई खड़े होते हैं उनको, टामा टोंगा और टोंगा लोआ को, जो कि बता रहा था कि भाई क्या ये सोलो सिकोवा सच भी बोल रहा है या फिर फिलहाल सिर्फ अपनी दाल गलाने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। बट पॉल हेमन ने तो फिलहाल इस बात को मान लिया है, और जैसे ही ये बैक स्टेज सेगमेंट खत्म होता है इसके बाद टामा टोंगा का मैच था। मैंने आपको बताया था कल वीडियो में कि टामा टोंगा इस जो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओपोनेंट थे उनके एंजेलो डॉकिंस। काफी क्विक मैच था ये। टामा टोंगा को न्यू उनका एंट्रेंस म्यूजिक भी मिला, और टामा टोंगा की एंट्रेंस पर सारे सुपरस्टार्स आ रहे होते, तो उनको भी थोड़ा अलग एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आइडेंटिटी देने की कोशिश की जा रही है। मैच की कहानी बहुत सिंपल थी। ब्लड लाइन ने जो है रिंग साइड पर मॉन्टेज फोर्ड को तोड़ दिया, सोलो सिकोवा ने स्पाइक मारा क्योंकि उससे पहले मॉन्टेज फोर्ड इन सबके ऊपर कूद जाते हैं। एंड देन टामा टोंगा ने एंड में अपना फिनिशर हिट करके पिन कर लिया, और टामा टोंगा ने ये टूर्नामेंट के अंदर आगे जो है प्रोसीड कर लिया है। बट वहां पे एक नोट करने वाली बात है कि जब सारे के सारे लोग ऐसे अपना ब्लड लाइन वी द वन थ्रो कर रहे थे, तो सोलो सिकोवा ने चेक किया कि क्या पॉल हेमन भी ये कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर ये है, तो पॉल हेमन दिखाता है देख देख मैं कर रहा हूं। तो अब पॉल हेमन ने सोलो सिकोवा का साथ देना शुरू कर दिया है, ये मान के ये सोच के कि
सारे ऑर्डर्स रोमन रेंज की तरफ से मिले हैं, क्योंकि पॉल हेमन की तो रोमन रेंज से बात हुई नहीं है। तो इस स्टोरी लाइन में ट्विस्ट है कि अभी ऐसा लग रहा है सारे इशारे पर चीजें चलेंगी सोलो सिकोवा के। एंड जो हम सोच रहे थे कि भाई रोमन रेंज तो सारी चीजों से बिल्कुल दूर है, कुछ आइडिया नहीं, फिलहाल सोलो सिकोवा का तो ऐसा नहीं मानना है, सोलो सिकोवा का ऐसा नहीं मानना, ठीक है। बाकी लोग हम कह नहीं सकते कुछ इसके बारे में। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ओर्टन। और मैंने आपको अपनी 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि रैंडी ओर्टन ने यूएस क्राउड के बारे में थोड़ा सा अगेंस्ट जाके बोला कि मैंने इतनी बार एंट्रेंस कर ली, कभी भी यूएस के क्राउड ने तो मेरा थीम नहीं गाया, लेकिन बाकी ओवरसीज मैंने जो लगातार 3 शोज करे वहां पर मेरा म्यूजिक गाया गया। तो आज यूएस के क्राउड ने रैंडी ओर्टन का पूरा थीम सॉन्ग इज्जत से गाया। और उस टाइम पर जरा रैंडी ओर्टन का ऐसा वाला रिएक्शन देना, वो भी सोचे थे कि यार क्या कर लिया मैंने, यूएस के क्राउड के अगेंस्ट बोल दिया। आज तो उन्होंने मुझे ही बता दिया कि ये देखो हम भी गाने गा सकते हैं रैंडी ओर्टन के। हाँ, लेकिन अगर रैंडी ओर्टन ने बात नहीं बोली होती तो मुझे लगता नहीं यूएस के क्राउड ही गाने वाला था। तो बड़ा मस्त सी चीज थी नोटिस करने के लिए स्मैकडाउन से। इसके बाद शुरुआत में एजे स्टाइल्स के सामने रैंडी ओर्टन बहुत अग्रेसिव थे, उन्होंने एप्रन के ऊपर भी ड्रॉप किया उनको और अनाउंसर डेस्क के ऊपर भी किया, जो सिग्नेचर है रैंडी ओर्टन का। इसके बाद एजे स्टाइल्स ने रैंडी ओर्टन का जो पैर है उसको ही टारगेट बना दिया। कार्ल फ्रशन में भी उन्होंने उनको फंसाया था, तो मतलब जो पैर है उसको वो हिट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हील कैरेक्टर में तो उनके टैक्टिक में आना ही था। एंड देन रैंडी ओर्टन का वो पावर स्लैम हिट करना जो इतना क्विक वे में होता है, मैं सोचता हूँ रैंडी ओर्टन हर बार इसको इतना बढ़िया तरीके से कैसे कर लेते हैं। एक तो जगह भी इतनी कम होती है, उसके बाद भी वो उसको हिट करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं, वो भी बहुत ही स्मूथ तरीके से। रैंडी ओर्टन अपनी विंटेज स्पाइक डीडीटी तो हिट कर लेते हैं, वो कोशिश करते हैं आरकेओ की, बट उसको फिनोमिनल फोरआर्म में बदल दिया जाता है। बट जब पिनफॉल किया तो रैंडी ओर्टन ने रोप ब्रेक कर दिया। और इसके बाद जब एजे स्टाइल्स क्लैश के लिए जाते हैं तो पता नहीं अचानक से सरप्राइज करते हुए रैंडी ओर्टन ने आरकेओ हिट कर दिया, और ये वाला मैच रैंडी ओर्टन जीत के किंग ऑफ द रिंग में आगे जो है प्रोसीड कर चुके हैं, एडवांस कर चुके हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई फाइनल्स तक तो रैंडी ओर्टन जाने वाले हैं, और शायद उनका चांस भी अच्छा है कि वो किंग ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है उसको जीत भी जाएं एट सऊदी अरेबिया प्रीमियम लाइव इवेंट। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।